नेशनल पर। आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम और मैं हूं रतिका। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। जी हाँ नाजरीन, आज हेलो डॉक्टर पर हम बात करने वाले हैं हमारी जिंदगी के एक बहुत ही नायाब तोहफे के बारे में, जो है हमारी आंखें, जो बिन कहे सब कुछ कह जाती हैं और हमें इस खूबसूरत दुनिया का दीदार करने का मौका देती हैं। आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं होती हैं, बल्कि ये हमारी रूह की खिड़कियां होती हैं। लेकिन अगर इन आंखों की रोशनी चली जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं नाजरीन जो जन्म से ही नहीं देख पाते, लेकिन कुछ लोगों की आंखों की रोशनी किसी बीमारी, किसी हादसे या फिर कहें कि उम्र की वजह से चली जाती है, और जिसे हम कहते हैं ब्लाइंडनेस। और यही है आज का हमारा हेलो डॉक्टर का मौजू, ब्लाइंडनेस। नाजरीन, अगर हम नहीं देख पाते तो हमारा पढ़ना, हमारा चलना, यहाँ तक कि हमारे जो डेली लाइफ के छोटे छोटे बहुत ही ज़रूरी काम होते हैं ना, उन्हें भी करने में हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर ये ब्लाइंडनेस होती क्यों है, इसके क्या अलामात हैं, इसके क्या वजूहात हैं और इसका सही इलाज क्या है, ताकि हम अपनी इन खूबसूरत आंखों की हिफाजत कर सके। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज देने के लिए हमारे साथ है माहिरीन डॉक्टर का एक खास पैनल। इससे पहले कि हम आपका उनसे रूबरू करवाएं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं या अगर आपके जहन में प्रोग्राम के चलते किसी भी तरह के कोई सवाल आ रहे हैं, तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, तो अपने सवाल हमसे पूछिए, हमारे माहिर डॉक्टर उसके जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले वक्त है एक खास रिपोर्ट का। आंखें वो जरिया है जिनसे हम दुनिया के रंग, चेहरे, खुशियां और अपने प्यारों को देख सकते हैं। लेकिन अफसोस, हम अक्सर इस अजीम नेमत की कद्र उस वक्त करते हैं जब इसे खोने का खतरा पैदा होता है। हमारी आंखों की सेहत बराह रास्त हमारी जिस्मानी सेहत से जुड़ी होती है। हाई ब्लड प्रेशर आंखों की बारीक रगों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे धुंधलापन, खून रिसना या अचानक बीनाई जाना मुमकिन है। शुगर आंखों की रेटिना को मुतासिर करती है, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बीनाई छीन लेती है। इजाफी वजन न सिर्फ शुगर और बीपी का खतरा बढ़ाता है, बल्कि आंखों के दबाव, ग्लूकोमा और मोतिया जैसे अमराज को भी जन्म देता है। शुगर और बीपी को कंट्रोल में रखें, रोजाना मॉनिटर करें। विटामिन, खास तौर पर विटामिन ए, सी और ई वाली ग़िज़ा लें, जैसे गाजर, पालक, मछली। साल में कम से कम एक बार आंखों का मुकम्मल मुआयना कराएं। धूप में चश्मा पहने और मोबाइल या स्क्रीन से वक्फा लें। याद रखें, आंखों की रोशनी सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने के लिए है। इनकी हिफाजत आपकी तरजीह होनी चाहिए। तो देखा फरहान जी, हमने ये जाना कि जो आंखें होती हैं हमारी दुनिया, मतलब हमारी दुनिया का आईना होती हैं, जिससे हम अपनी खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं, चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका ख्याल नहीं रखते हैं तो धीरे धीरे हमारा विजन जा सकता है और हम कह सकते हैं कि ब्लाइंडनेस हो सकती है। और यही है आज का हमारा मौजू, जिस पर आज हम अपने माहिर डॉक्टर से चर्चा करेंगे और जानेंगे उनकी सलाह, जो देंगे हमें सही जानकारी और एक नई सोच।
नई सोच देंगे और हमें बताएंगे किस तरह से हम इन आंखों का ख्याल रखें और कौन कौन से अमराज ऐसे हैं जो आंखों को मुतासिर कर सकते हैं, हमारी कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से परेशानी में डाल सकती हैं। तो आज इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो माहिरीन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका उनसे सबसे पहले तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर परवीन वशिष्ठ, जो कि प्रोफेसर हैं, हेड हैं कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी, डॉक्टर RP सेंटर, एम्स दिल्ली में। आपका खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनु जून, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गुरु नानक हॉस्पिटल आई सेंटर दिल्ली में। और यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर सुमित ग्रोवर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑप्थेल्मोलॉजी एम्स में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ पर डॉक्टर परवीन आपसे करेंगे। अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा और यहाँ पर बताया भी गया है कि आंखें कितनी अहमियत रखती हैं, आंखों से पूरी ज़िंदगी मुतासिर भी हो सकती है, तो आंखों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अंधापन जो आज हमारा मौजू है, यानी कि ब्लाइंडनेस, तो ये जो ब्लाइंडनेस होती है ये क्या होती है, ये क्यों होती है और कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, इससे बचा जा सकता है? थैंक यू। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग अंधेपन से मतलब समझते हैं कि आँखों की दृष्टि पूरी तरह से चले जाना, जबकि असल में ऐसा नहीं है। आँखों में जो अंधापन है वो भारत सरकार ने उसको एक इसकी परिभाषा दी है, इसकी डेफिनेशन दी है। अगर मैं बड़े आसान शब्दों में बोलूं तो अंधेपन का मतलब है अगर कोई व्यक्ति उठी हुई उंगलियां 3 मीटर के डिस्टेंस से अगर उसको काउंट ना कर पाए तो वो व्यक्ति अंधा होता है, 3 मीटर के डिस्टेंस से। अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो हम एक चार्ट यूज़ करते हैं, इसको स्नेलन्स चार्ट बोलते हैं। अगर उसमें विजुअल एक्टिविटी 3/60 से कम है, इसको मतलब ये होता है कि नॉर्मल आदमी जिस चीज़ को 60 मीटर की दूरी से देख सकता है, वो जो व्यक्ति अंधा है उस चीज़ को 3 मीटर की दूरी से भी नहीं देख पा रहा। इसको ब्लाइंडनेस बोलते हैं। एक दूसरा शब्द हम यूज़ करते हैं अल्प दृष्टि या विजुअल इम्पेयरमेंट। उसकी भी डेफिनेशन है, उसका 6/18। 6/18 मतलब कोई एक नॉर्मल आदमी 18 मीटर से देख पा रहा है, पर वो अगर अल्प दृष्टि वाला व्यक्ति अगर 6 मीटर से नहीं देख पा रहा तो उसको हम विजुअली इम्पेयर्ड या अल्प दृष्टि बोलते हैं। जहाँ तक मुख्य कारणों का वजह, जो अंधेपन के सबसे मुख्य कारण हमारे देश में है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज है वो सफ़ेद मोतियाबिंद, जिसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं। दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। अगर 100 लोग हमारे देश में से अंधे हैं तो उसमें लगभग 2/3 लोग, 65-66% लोग वो मोतियाबिंद की वजह, सफ़ेद मोतियाबिंद की वजह से अंधे हैं। जो दूसरा नंबर जो कॉमन है वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है। आंखों के ऊपर कॉर्निया की परत होती है, अगर उसका अंधापन है वो तकरीबन 8% लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की वजह से अंधे हैं। इसके अलावा जो अदर इम्पोर्टेंट कॉजेज़ हैं उसमें ग्लूकोमा, जिसको काला मोतिया बोलते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट कॉज है। रिफ्रैक्टिव एरर, जिसमें दृष्टि दोष है, जिसमें चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, वो एक इम्पोर्टेंट कॉज है। और डायबिटीज़ की वजह से आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों का जो पर्दा होता है उसमें असर होता है और उसकी वजह से अंधापन हो सकता है, वो एक मुख्य कारण है। बच्चों में अंधापन भी एक इम्पोर्टेंट कॉज है, क्योंकि बच्चे बहुत लंबे टाइम तक उनकी ज़िंदगी रहती है। अगर बच्चों में कम भी अंधापन है पर वो एक इम्पोर्टेंट पब्लिक फैक्टर, पब्लिक कॉज है अंधेपन का, बच्चों में अंधापन। तो डॉक्टर विशिष्ट, आपने थैंक यू, आपने बताया हमें अंधापन क्या होता है और इसके क्या क्या कॉजेज़ आपने हमें बताया, और इसके बारे में आगे हम इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर अनु, आपसे जानना चाहेंगे कि हम ये मानते हैं कि जब कोई पैदा होता है बच्चा और अगर वो नहीं देख पाता, तो क्या हम ये मान लें कि वो कभी नहीं देख पाएगा ताउम्र, या ऐसे हमारी मेडिकल साइंस ने कुछ तरक्की की है, कुछ टेस्ट हैं जिससे उम्मीद जाग सकती है कि हाँ आगे जाके वो देख सकता है? जी, तो सबसे पहले तो कैसे पता चलता है कि बच्चा देख नहीं पा रहा? जी, या तो बच्चा पैदा हुआ है और उसकी आंखों में पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि सफेदी दिख रही है, बट कई बार सफेदी थोड़ी लेट स्टेजेस में आती है। तो सबसे जरूरी है मदर ये देखे कि बच्चा जो है मदर को दूध पीते हुए मदर को देख रहा है कि नहीं, या फिर बस साउंड के स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अगर मदर को लगता है कि नहीं बच्चा उनके चेहरे को नहीं देख पा रहा, तो ऐसे में इमीडिएटली आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाना जरूरी है। या फिर अगर दिख रहा है कि आंखों में कुछ भी सफेदी है, चाहे वो किसी भी परत में क्यों ना हो, ऐसे केसेस में चेकअप बहुत जरूरी है। सबसे कॉमनली क्या होता है कि कुछ बच्चों में पैदाइशी सफेद मोतियाबिंद भी होता है। लोगों को लगता है कि सफेद मोतियाबिंद उम्र के साथ आता है, बूढ़ेपन में आता है, लेकिन पैदाइशी सफेद मोतियाबिंद भी होता है जिसका इलाज जितना जल्दी से जल्दी किया जाए,
ऐसे बच्चों का इलाज इनफैक्ट पैदा होते ही फर्स्ट फ्यू मंथ्स में ही सर्जरी कर दी जाती है, उतना ही बेहतर प्रोग्नोसिस होता है और उतनी ही बेहतर विजन होती है। ओके। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, 9 महीने से पहले, और उनको ऑक्सीजन पे रखा जाता है, तो ऐसे केसेस में उनके पर्दे में भी दिक्कत आने की संभावना रहती है, जिसे हम रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी कहते हैं। अगर उनको कुछ समय तक छोड़ दिया जाए और चेकअप ना किया जाए तो वो परमानेंट ब्लाइंडनेस कर सकता है। ओके। इसलिए ही जरूरी है कि टाइमली उनका चेकअप हो ताकि उनका इलाज समय रहते किया जा सके और ब्लाइंडनेस प्रिवेंट की जा सके। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक उम्मीद रहती है कि हाँ वो आगे चल के इस दुनिया को देख सकते हैं। उम्मीद बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट उम्मीद तो ये है कि सब बच्चे देख पाएंगे अगर उनका समय से रहते चेकअप और इलाज हो पाए। बहुत ही कम कंडीशंस हैं जहां नहीं हो पाएगा। अवॉइड करने की बात की, अंधेपन को बताया अभी डॉक्टर अश्विन ने भी थोड़ा सा उसमें बताया था। यहाँ पर मैं डॉक्टर ग्रोवर के पास आना चाहूँगा। अंधेपन की यहाँ बात हो रही है, अंधेपन के वजूहात पे रोशनी डाली डॉक्टर साहब ने, यहाँ अनुज जी ने भी उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर इस अंधेपन से बचना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक अंधेपन से बचने का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि अगर अंधेपन के कारणों में हम जाएं तो उसमें जो है 90% यानी 90% से ज़्यादा जो कारण है वो अवॉइडेबल हैं, अवॉइडेबल कॉजेज़ ऑफ ब्लाइंडनेस। यानी या तो उनको हम इलाज करके उनको क्योर कर सकते हैं या फिर कुछ सावधानियां रख के उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो 90% तो अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है। और आपने पूछा कि हम किस तरीके से अपनी उनका ख्याल रखें, क्या क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो है हम ये एक कंटिन्यूम ऑफ डिजीज़ है, ऐसा नहीं कि बच्चे अछूते हैं या बड़े। तो जैसे प्री स्कूल चिल्ड्रन है, या जैसे अभी डॉक्टर अनु ने बताया कि कुछ कुछ नवजात शिशु जो समय से पहले पैदा हो गए, उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए आंखों के पर्दे की। उसके अलावा स्कूल जाने से पहले की उम्र में जो है रिफ्रैक्टिव एरर्स है या नहीं, बच्चा ब्लैक बोर्ड पढ़ पा रहा है या नहीं, तो प्री स्कूल एक एग्ज़ाम होना चाहिए। और मैं बताऊंगा कि 40 साल के बाद हमारी आंखों में ग्लूकोमा यानी काला मोतिया, या जिन लोगों को शुगर है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, या जिनको ब्लड प्रेशर है तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होने के जो संभावना है वो बढ़ जाती हैं। तो स्पेशली 40 साल की उम्र के बाद तो हर साल नियमित रूप से आपको अपने नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाकर जो है अपनी आंखों की नियमित जांच करानी चाहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल रखना चाहिए, शुगर है तो उसे कंट्रोल रखना चाहिए। और कुछ सावधानियां और हैं कि जैसे छोटे बच्चे हैं, ऑकुलर ट्रॉमा यानी ऑकुलर इंजरीज भी बहुत एक महत्वपूर्ण कारण है अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस का। तो जैसे शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हम जो है तीर कमान दिला देते हैं और उन पे नजर नहीं रखते। इंजरीज की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इस पे आगे बात करूंगा आपसे। थोड़ा सा एक कॉल ले लेते हैं यहाँ पर। हेलो 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 जी, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है, बताइए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल है, मुझे जी बताएं। अभी जो मैं हम आपको सही से सुन नहीं पा रहे हैं, ठीक से नहीं दिखता है, ऐसा कुछ समझ में आया है। आपकी एज कितनी, उम्र कितनी है? ओके ओके ओके, आपसे यहाँ पे मैं सवाल लेना चाहूँगा। इनकी उम्र जो है 61 साल है, आप सीनियर भी हैं और आप काफ़ी केस डील कर चुके हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वो सही से नहीं दिख पा रहा है उनको। 61 साल उम्र है, ठीक से नहीं दिख पा रहा। उसमें 2-3 सवाल और पूछते हैं कि एक आंख से कम दूसरी आंख से ज़्यादा है क्या, और आंख में दर्द भी होता है कि नहीं होता? कनेक्शन कट गया है। आप क्या अगर इस उम्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज जो है दिखाई ना देने का, जैसे कि अभी मैंने बताया था, वो सफ़ेद मोतियाबिंद है। सफ़ेद मोतियाबिंद में ज़्यादातर ऐसा होता है कि पेनलेस, दर्द नहीं होता उसमें, और दोनों आंखों में विजन इकट्ठा नहीं जाता है। एक आंख में थोड़ा ज़्यादा जाता है, दूसरी आंख में थोड़ा कम जाता है, और आंखों के सामने जो पुतली है वो थोड़ी सी सफ़ेद सी हो जाती है। तो ये मोतियाबिंद तकरीबन हर 3 में से 2 लोगों को इस उम्र में मोतियाबिंद है, जो सबसे मुख्य कारण है जिसमें कि अंधापन या दिखने में कमी होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मोतियाबिंद का इलाज अवेलेबल है। जब भी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसको दिखाई कम दे रहा है, उसको हॉस्पिटल में जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन कराएं। आजकल हमारे पास मोतियाबिंद की आधुनिक सुविधाएं हैं,
जी। बगैर टांके का ऑपरेशन हो जाता है और सेम डे उसी दिन सुबह एडमिट करके दोपहर को छुट्टी मिल जाती है। ओके ओके। और इसमें मतलब बहुत ज्यादा आसानियां आसान हैं, है। हॉस्पिटल जाना है और वहां पर इलाज कराना है, सब कुछ ठीक और हो जाएगा। नजर काफी चली गई है, उसके बाद भी पूरी की पूरी नजर वापस आ सकती है। बहुत अच्छे से आपने बताया। ये देखिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये बहुत ही काम की चीजें हैं, इस पर ध्यान देखिए और अपना पूरा इलाज कराइए। फोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। एक कॉल और आ गई है डॉक्टर साहब, हम बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, बताएं अपना सवाल। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका वेलकम, खैर मकदम। सर, आप सबको नमस्ते। नमस्ते जी, अपना सवाल बताइए। सर, हमें पास की नजर के बारे में पूछना था कि सर, जो पास की नजर रहती है वो नियर विजन का मिनिमम और मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम नंबर कितना होता है। और सर, एक और दूसरा सवाल ये पूछना है कि अगर किसी को 32-34 साल की कम उम्र में पास का नंबर आ जाता है तो सर, ये प्रेस बायोपिया हटाने के लिए उनको पहले से दूर का नंबर दिए, तो सर ये प्रेस बायोपिया जल्दी उम्र में क्यों आ जाता है, ये पूछना है। और सर, प्रेस बायोपिया जल्दी उम्र में ना आए इसके लिए क्या करें, प्लीज ये भी बताएं। ये यहाँ पर डॉक्टर सुमित ग्रोवर आपसे हमारी गुफ्तगू चल रही थी, थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप यहाँ पर बताएं क्या कहना चाहेंगे आप। जी, मैडम का बहुत अच्छा सवाल है। इन्होंने तो अपना डायग्नोसिस भी खुद बताया कि उम्र के साथ अगर नज़दीक की रोशनी जो है धीरे धीरे कम हो जाए तो उसे हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। और देखिए, आपने पहला सवाल आपका था कि मिनिमम से लेके मैक्सिमम जो है ये क्या नंबर हो सकते हैं, तो मैं इनका सवाल का ऐसे जवाब देना चाहूँगा कि पहले तो समझते कि प्रेस बायोपिया आता क्यों है। प्रेस बायोपिया आता है जो कि उम्र के साथ हमारी आंखों की जो मांसपेशियां होती हैं वो नियर फोकस करने में असमर्थ होती हैं, और जो हम पहले 30 सेंटीमीटर से अगर हम पढ़ सकते थे क्लियरली, तो वो नियर पॉइंट हमारा रिसीड हो जाता है कि अगर हम पीछे करेंगे तो हमें अच्छे से थोड़ा दिखाई देगा, अगर हम आगे करेंगे चूंकि हमारी एकोमोडेशन जो है, हमारी मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं आंखों की उम्र के साथ, तो वो जो है प्रेस बायोपिया कहलाता है। और इसका सरल उपाय ये है कि नजदीक के नंबर का चश्मा लगता है, और अनुमान यही है कि करीबन 38 से 40 साल की उम्र में प्रेस बायोपिया शुरू होता है, और प्लस 0.5 के नंबर से या प्लस 0.75 के नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। और यह देखा गया है कि 50, 55, 60 और 70 साल की उम्र तक प्लस 2.5 यानी 2.5 से 3, 3.5 नंबर का चश्मा भी लग सकता है। फिर इनका जो दूसरा सवाल था कि नज़दीक अभी यंग एज में यानी 32 में मेरा नज़दीक का चश्मा आया, उसके कारण या उससे बचाव, तो देखिए यूजुअली प्रेस बायोपिया में ऐसा नहीं होता कि 32 साल की उम्र में ऐसा नहीं होता कि जो है आपको प्रेस बायोपिया हो। उसके कुछ कारण और हो सकते हैं। कई बार ये देखा गया है कि कुछ वायरल फीवर्स के बाद एकदम कुछ ट्रांजिट लॉस ऑफ एकोमोडेशन हो जाती है और जो है नज़दीक का नंबर कुछ हफ्तों के लिए जो है आने लग जाता है, तो वो कारण है। या फिर कई बार जो है कुछ तरह के कैसे स्क्विंट्स हैं या आंखों के तिरछेपन है या कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल कॉजेज हैं जिसकी वजह से एकोमोडेशन लॉस होती है, तो उसका इलाज हमें कराना चाहिए। और यह है कि बहुत ध्यान रखना चाहिए और किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, इन सब चीजों की जांच कराएं और तभी कोई डिसीजन लिया जा सकता है किस डायरेक्शन में इलाज होगा। फोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, यहाँ पर थोड़ा ऐड कर दीजिए। मैं जो प्रेस बायोपिया जो नज़दीक का विजन है इसके बारे में ही बताना चाहूँगा। ये लगभग हर व्यक्ति को होता है 35-40 साल के बाद। इसको बीमारी ना समझें, इसका बड़ा ही सीधा सा आसान सा तरीका है कि आपको एक चश्मा लगना है जिसको कि नज़दीक में काम करते वक्त आपको इस्तेमाल करना है। और सबसे बड़े जो मैं मेन चीज़ बताना चाहता हूँ, दुख की बात यह है कि हमारे देश में अगर 100 लोगों को प्रेस बायोपिया है तो सिर्फ 25% लोग ही हैं जो कि चश्मे का इस्तेमाल कर रहे हैं। 75% लोग जिनको नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत है वो लोग चश्मा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों में सब लोगों को ये, आई थिंक ये जो टेलीविज़न है इस मीडिया के थ्रू लोगों को बताएं कि भाई अगर किसी को कुछ भी नज़दीक का काम करने में मुश्किल होती है, जैसे अखबार पढ़ने में मुश्किल होती है, घर में औरतें काम करती हैं, अनाज वगैरह साफ़ करती हैं, उसमें मुश्किल होती है, सिलाई कढ़ाई में मुश्किल होती है, इमीडिएटली चश्मा बनवाएं अपना। और मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ उसको चश्मे को इस्तेमाल करने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी इम्प्रूव होती है। यहीं पर एक सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि सिलाई कढ़ाई, यहीं पर रुकना चाहूँगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो
हेलो, नमस्कार जी। आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। मैडम धन्यवाद। मैं हिमाचल प्रदेश के जी सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। जी बताइए नेगी जी अपना सवाल। मैडम मेरा एक सवाल तो ये है कि जब यहाँ पर बर्फ गिरती है तो उसमें गॉगल लगा करके भी आंखों में रगड़ पड़ती है जी। जी तो वो आंखें कई दिन नहीं खुलती जी। तो दवाई डालनी तो गॉगल के अलावा और दवाइयों के अलावा इसके मजबूरी में बर्फ में तो जाना ही पड़ेगा जी। दूसरा हाई एल्टीट्यूड में जी। दूसरा ये है कि ये जो मोबाइल बच्चों को 2 साल से और ऑनलाइन जो स्टडी करने की वजह से जो आंखों पे असर पड़ रहा है उसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है, यह दवाई क्या है? बहुत ही सही सवाल आपने पूछा और अगला सवाल भी हमारा यही था। तो डॉक्टर अनु आप ही से जानना चाहेंगे कि एक तो उन्होंने बताया कि बर्फ वाले एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे आईज में जो है बर्फ जाती है तो उस टाइम थोड़ा सा फ्रीज हो जाती हैं आंखें तो दवाई डालने से। और तो दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों की बात करें या बड़ों, सब हर कोई अपने मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। तो ऐसे में क्या असर पड़ सकता है? देखिए लाइट वेव जो है उनकी दोनों तरफ के बियॉन्ड जो रेडिएशंस होती हैं, स्नो की तरफ भी और बहुत हाई हीट की तरफ भी आंखों पे रेटिनोपैथी कर सकती हैं। तो इसलिए उससे संभल के गॉगल्स पहनना बहुत ही अच्छी बात है। बट इससे ज़्यादा ज़रूरी सवाल जैसे इन्होंने कहा स्क्रीन टाइम का, उसको लेकर मैं आना चाहूँगी। तो आजकल काफ़ी ये अनअवॉइडेबल हो गया है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और हम उसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उपाय ये है कि स्क्रीन टाइम के बीच में अगर 20 मिनट की क्लास हो रही है तो 20 सेकंड के लिए 20 मीटर की दूरी पर देखा जाए। तो बच्चों को इन्फोर्स करें कि वो कंटिन्यूसली ब्लिंक करते रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे टीवी देखते हैं या स्क्रीन देखते हैं तो ऐसे खुली की खुली आंखें रखते हैं। तो उनको इन्फोर्स करें कि भाई ब्लिंक करना है रेगुलरली, टीयर फिल्म वेट होती रहेगी। 20-20 रूल कहते हैं इसको, 20-20-20। एवरी 20 मिनट्स 20 सेकेंड्स का ब्रेक लेके 20 फीट की दूरी पर, 6 मीटर की दूरी पर देखा जाए। और जितना टाइम हो सके जो बीच में मिले उसमें आउटडोर एक्टिविटीज इंकरेज करें। स्क्रीन पे तो आपको क्लासेस करना कंपलसरी है, लेकिन जो प्ले कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, वो स्क्रीन पे ना खेलें, वो आउटडोर पार्क में जाके सनलाइट एक्सपोजर में थोड़ा सा वो गेम्स खेलें। बाकी जब भी ये स्क्रीन टाइम होता है तो वेल लिट रूम हो, अच्छे से लाइटिंग ऑन हो, बेड पे लेट के नहीं, बैठ के थोड़ा सा दूरी पर रखा जाए लैपटॉप या जो भी कंप्यूटर या फोन पर देख रहे हैं, पीछे से रोशनी आए। एंड फोन की बजाय लैपटॉप या थोड़ी बड़ी स्क्रीन प्रेफर की जाए ताकि उसका असर आंखों पर कम हो। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर सुमित यहीं पे और यहीं पे साथ साथ हम अपने कॉलर को भी थैंक यू करना चाहेंगे। आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहीं पे डॉक्टर सुमित आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम, जैसे भी आपने बात की बहुत सारी बीमारियों की, ग्लूकोमा, डायबिटीज़, रिफ्रैक्टिव एरर, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर बढ़ती उम्र के साथ किसी को डायबिटीज़ या छोटी ही उम्र में आजकल जैसे अगर डायबिटीज़ हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये आंखों पर असर पड़ सकता है या आगे जाकर क्या ये कोई रीज़न बन सकता है ब्लाइंडनेस का? जी बिल्कुल। डायबिटिक रेटिनोपैथी नामक एक डिजीज होता है और वो केवल उन लोगों में होता है जिनमें अनकंट्रोल्ड शुगर हो। तो जैसे कि आपने बोला कि एक शुगर है जो आजकल यंग में भी देखी गई है, तो शुगर 2 टाइप की है, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जो इंसुलिन डिपेंडेंट है वो छोटी उम्र से स्टार्ट होती है, और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है वो जो है बढ़ती उम्र के साथ होती है, बड़े लोगों में होती है। और दोनों ही में ही ये अगर ड्यूरेशन ऑफ द डायबिटीज एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए। उसके अलावा अनकंट्रोल्ड अगर शुगर है किसी की तो आंख का पर्दा होता है जिसको हम रेटिना बोलते हैं। रेटिना में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, जिस डायबिटीज रेटिनोपैथी में इन छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग, ब्लीडिंग और एक्सुडेशन आने लगती है और आंख के पर्दे में सूजन आ जाती है। तो जब आंख के पर्दे के उस हिस्से में सूजन आती है जहां रोशनी सबसे ज्यादा बनती है तो दिखना कम होता है। तो अगर फिर इसका हम क्या करें जिन लोगों को शुगर है, तो ऐसा कहते हैं कि अगर आपका डायग्नोसिस हुआ शुगर का टाइप 2 डायबिटीज यानी बड़ों की जो शुगर है, तो जब आपका डायग्नोसिस हुआ तुरंत अपने नजदीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और वहां से अपने पर्दे की जांच कराएं कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टार्ट तो नहीं हुई, क्योंकि जब आपकी रोशनी कम होने लगेगी फिर आपको एहसास होगा तो काफी देर हो जाएगी, यानी तब तक पर्दे में सूजन आ चुकी है। और अगर अर्ली स्टेजेस पे डायबिटिक रेटिनोपैथी की हम जांच करें, स्क्रीनिंग करें, तो उसके प्रोग्रेशन को शुगर कंट्रोल द्वारा रोका जा सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों को शुगर है उनको हर साल में एक बार तो अपनी आंखों की जांच जो है रेटिना की जांच करवानी चाहिए।
क्योंकि स्क्रीनिंग ही एकमात्र उपाय है डायबिटिक रेटिनोपैथी को प्रोग्रेशन को कंट्रोल करने का। तो यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन और है कि आंखों की जांच इज ए नॉर्मल, जैसे हम कहीं पे भी आई केयर सेंटर में या कहीं से भी शॉप पे जाके टेस्ट करवा लेते हैं, या एक प्रॉपर हॉस्पिटल में जाकर हमें टेस्ट करवाना चाहिए? ये आई थिंक एक्सेलेंट आपने एक पॉइंट उठाया है, जो कि मैं हमेशा इसको रीइंफोर्स करता हूँ कि हमें लगता है कि हम किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट या चश्मे की दुकान पे गए, उन्होंने हमारे सामने एक स्क्रीन रखी और हमें ऊपर से नीचे पढ़वाना शुरू किया, जो प्रोफेसर वशिष्ठ सर ने बोला कि स्नेलेंस चार्ट। तो अगर उसमें हमने नीचे तक पढ़ लिया चश्मे के साथ, तो हमें ये एक तरीके से एक फॉल्स वो मिल जाता है सुकून कि हमारी आंखें तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो पूरा पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन बैकग्राउंड में आंखों के पर्दे में हो सकता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की शुरुआत हो गई हो सकता है कि आंखों का प्रेशर बढ़ा हो, जिसको हम ग्लूकोमा कहते हैं। तो वो जांचें, कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसी भी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना अति आवश्यक है, ताकि वहाँ पे न केवल चश्मे की जांच, परंतु उसके साथ आंखों में कॉर्निया की जांच, आंखों के पीछे पर्दे की जांच और आंखों के प्रेशर की जांच हो। इन्हीं सभी व्यापक जांचों के बाद ही आंखों का हम मानेंगे कि प्रॉपर निरीक्षण हुआ है। अदरवाइज सिर्फ चश्मे का नंबर पढ़ने से वो एक फॉल्स हमारे को एक वो सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, तो वो ठीक नहीं है। थैंक यू डॉक्टर परवीन, अभी अभी डॉक्टर ग्रोवर ने यहाँ पर डायबिटीज़ को लेकर बहुत खुलासे से बताया, बहुत पॉइंट्स बताए, और उनके जो बात करने का जो मेन मकसद था वो ये था कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जो है वो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, इसलिए उस पर ध्यान रखना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपसे भी, आप सीनियर हैं, काफ़ी वक्त से देख रहे हैं पेशेंट्स, डायबिटीज़ के बारे में और आंखों के मर्ज के बारे में बहुत ही गहरे से जानते हैं, तो आप अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ किसे कहते हैं, ज़रा सा बताइए, और किस रेंज में आंखों के मर्ज से बचने के लिए, अमराज से बचने के लिए डायबिटीज़ को उस रेंज में रखना ज़रूरी है? इनफैक्ट डायबिटीज़ हमारे देश में एक मुख्य समस्या है। हम बोलते हैं एक एपिडेमिक है डायबिटीज़ का, और तकरीबन 8 से 10% लोग को डायबिटीज़ है हमारे देश में जी। और अगर ज़्यादा उम्र देखें 50 साल से उम्र, तो लगभग 15% लोगों को डायबिटीज़ है जी। जो डायबिटीज़ का जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन। और जो ये देखा गया है कि जब डायबिटीज़ शुरू होती है तभी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती जी। पर अगर डायबिटीज़ को अगर 15 साल हो गए हैं तो ये लगता है तकरीबन 80% केसेस में आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी के लक्षण मिल सकते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि डायबिटीज़ जो कंट्रोल नहीं है और लंबे टाइम ड्यूरेशन जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांस रहते हैं। और इसका सबसे सही तरीका यही है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल रखा जाए। अगर डायबिटीज़ के WHO की डेफिनेशन रखा जाए, अगर जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, जो आप खाली पेट आप शुगर की जाँच करते हैं, अगर वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो वो डायबिटीज़ की डेफिनेशन है। इसके अलावा HbA1c टेस्ट करते हैं, HbA1c अगर 6.5 से ज़्यादा है तो वो डायबिटीज़ की तरफ इशारा करता है कि डायबिटीज़ है। अगर वो 7 से कम है तो हम कह सकते हैं डायबिटीज़ कंट्रोल में है, अगर HbA1c 7 से कम है। और ये देखा गया है कि 3 चीज़ें खास तौर पर आपको ध्यान रखनी है डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो डॉक्टर दवाई बता रहे हैं उनको दवाइयों को आप रेगुलरली लो। दूसरा एक्सरसाइज, मैं कहता हूँ अगर आप रोज़ सुबह आधा पौना घंटा तेज ब्रिस्क वॉक कर लें, पौने घंटे में तकरीबन 6000 स्टेप्स कंप्लीट कर लें तो डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल है। आपने बहुत अच्छी बात वॉक की, मॉर्निंग का जिक्र किया है। अगर कुछ लोग कहते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ताकि हमारे प्रोग्राम देखने वाले भी इस चीज़ को समझ ले, उनके पास सुबह में वक्त नहीं है, ऑफिस जाना है, कुछ काम करना है, तो क्या वो शाम में कर सकते हैं? किसी भी टाइम सुबह डिनर के बाद भी कर सकते हैं। डिनर के बाद, मगर मेरा सजेशन है कि ब्रिस्क वॉक रखें, थोड़ा तेज चलें, उसका ज़्यादा अच्छा असर होता है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डाइटरी कंट्रोल। आप किसी भी डाइटिशियन से मिल सकते हैं। डाइट में घी और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट उन चीज़ों को अवॉइड रखना है और प्रोटीन डाइट थोड़ी ज़्यादा रखनी है, कंट्रोल में रखनी है। डॉक्टर अनु, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हम अपने स्किन का ख्याल रखते हैं, हमें पता है कि हमें क्लींजिंग, टोनिंग और ये सब चीज़ें करनी है। अगर आँखों की बात करें तो आंखों के लिए क्या हमारा डेली रूटीन के स्टेप्स होने चाहिए जिससे हम अपने आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, दवाइयों पे ना जाएं? क्या करना चाहिए हमें? देखिए, ऐसे अलग से तो कोई पर्टिकुलर तरीके नहीं है, बट जैसे सर बात कर रहे थे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, एक्सरसाइज करना, अच्छा सेहतमंद खाना खाना, हरी सब्जियां खाना,
ये ओवरऑल बॉडी के साथ साथ आंखों की हेल्थ को भी बढ़ाती हैं। जी, तो ब्लड सप्लाई आंख में बढ़ेगा, टिश्यू स्ट्रांग रहेंगी, जैसे डॉक्टर सुमित बात करे थे, मांसपेशियां कमजोर नहीं होंगी, चश्मे का नंबर जो नजदीक का है कम उम्र में नहीं आएगा। ये साइज और खान पान से भी असर पड़ता है आईज की हेल्थ पर, रेटिना की हेल्थ पर। जी, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जैसे हम देखते हैं मतलब अमूमन जैसे आंखों में रेडनेस हो जाती है और हम लोगों को इरिटेशन होती है तो हम अपनी आंखों को मलना शुरू कर देते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए रादर देन कि हम आंखों को मलें, या फिर अगर कोई इचिंग हो रही है तो उसका क्या इलाज होना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी तो ये है कि आंख में कोई भी तकलीफ हो तो खुद से इलाज उसका करना ही नहीं चाहिए। अगर कोई मामूली सी दिक्कत है, आंखों को धो लिया या साफ कर लिया, मलना तो अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली अगर कोई बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा आंखों को मलते हैं और इचिंग करते हैं, उनमें एक बीमारी होती है जिसको हम वीकेसी या वर्नल केरेटोकंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, वो काफी कॉमन है। तो ऐसे बच्चों को तो स्पेशली ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास लेकर जाना चाहिए। बाकी बड़ों में भी अगर कंटिन्यूस रेडनेस है या ठीक नहीं हो रही, दर्द हो या ना भी हो, नजर बेशक ठीक क्यों ना हो, तो ऐसे केसेस को आई हॉस्पिटल में जाके एक नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, क्योंकि इसके काफी सारे कारण हो सकते हैं। आंखों में यूवीआइटिस हो सकता है, कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। कई बार एक रेडनेस, छोटी सी रेडनेस एक बहुत बड़ी बीमारी जैसे कि काला मोतिया है, उसका भी साइन हो सकती है। तो ऐसे केसेस हमेशा आप दिखाएं। बाकी हल्की फुल्की रेडनेस जो 1-2 दिन में ठीक हो जाए तो वो आप फिर भी अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन आई हेल्थ को लेकर जो है खुद से कभी भी आप मेडिसिन स्टोर से लेकर दवाइयां ना डालें, क्योंकि काफी टाइम देखा गया है कि जो आपके फार्मासिस्ट होते हैं वो एक स्टेरॉइड नामक ड्रॉप दे देते हैं। वो रेडनेस को बिल्कुल एक ड्रॉप डालते ही रेडनेस को काट देगा और आपको लगेगा कि ठीक हो गए। तो हर बार जब भी रेडनेस होगी आप वो दवाई डालेंगे और इससे स्टेरॉइड से काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। आई में कैटरैक्ट हो सकता है और काला मोतिया हो सकता है। एंड काला मोतिया इसलिए भी डेंजरस है क्योंकि वो इरिवर्सिबल होता है। तो आंख में जिस दवाई ने जो नुकसान कर दिया वो परमानेंट हो जाता है और जो जाती है रोशनी वो वापस नहीं आ सकती। तो इलाज हमेशा डॉक्टर की सलाह से करिए। आपने यहाँ पर आंखों की रोशनी की ये बात की कि एक बार अगर चली जाती है तो वापस नहीं आ पाती है। डॉक्टर सुमित ग्रोवर, आपकी तरफ यहाँ पर मैं आऊँगा। अब मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आंखों को नुकसान पहुंचाने में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र हुआ है यहाँ पर। अब इंजरीज की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंजरीज कौन सी देखी जाती है, और अगर कोई इंजरीज होती है कि इमरजेंसी होती है तो वहाँ पर जो लोग उसके साथ मौजूद हैं वो कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं? देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है फरहान जी, और मैं बताऊंगा कि बहुत सारी चीज़ों से आप विश्वास नहीं कर सकते कि इससे भी आंखों की इंजरी हो गई। लेकिन जो अगर हम कुछ कॉमन हम जो अपने एम्स नई दिल्ली में 24 घंटे है जो आरपी सेंटर ऑफ ऑप्थेल्मिक साइंसेज में जो है इमरजेंसी चलती है आंखों की, तो उसमें देखा गया है कि शार्प ऑब्जेक्ट्स यानी स्कूल में खेलते हुए शार्प पेंसिल से, पेन से इंजरी हो गई आंख में, या फिर कई बार ये देखा गया है कि सिंपल एक कोला की बोतल खोली और उसका जो सेरेटेड मार्जिन वाला जो ढक्कन था वो उड़कर सीधा आंख के अंदर गया। उसके अलावा कुछ त्योहार हमारे इस तरीके से मनाए जाते हैं, जैसे दीपावली के समय या दशहरे के समय तीर कमान इंजरीज बहुत देखने को मिलती हैं। तब छोटे बच्चे जो है तीर कमान से खेलते हैं और एक दूसरे के ऊपर छोड़ते, तो उस समय और दीपावली पे बम पटाखे, फायर क्रैकर इंजरीज, बर्न इंजरीज देखी गई हैं। उसके अलावा चूना फैक्ट्रीज में या जहाँ पे अभी तो खैर नहीं होता ऐसे वाइट वॉश वगैरह, लेकिन अगर चूना एक्सपोजर हो जाए तो इंजरीज देखी गई हैं। या फिर कई बार ये है कि जो लो क्वालिटी स्पेक्टिकल्स है या एक्सीडेंट हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ या किसी ने आंखों पे आपके पंच मारा तो चश्मे के टुकड़े भी आंख के अंदर गए। तो बहुत वैरायटीज हैं। बेसिकली शार्प ऑब्जेक्ट से काफ़ी बच के रहना चाहिए, और अगर बच्चों के हाथ में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा भी शार्प ऑब्जेक्ट है तो हमें थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए कि इसमें भी ऐड कर दीजिए। कॉल आ गई, कॉल जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम आपसे फिर जुड़ते हैं। हेलो 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 जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ रफीका, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहब बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर जी। मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब आज बात हो रही है ब्लाइंडनेस पर जी, ये बताइए कि जन्मजात ब्लाइंडनेस भी होती है, बहुत रेयर होती है, तो जन्मजात ब्लाइंडनेस का कारण क्या होता है और इंडियन पॉपुलेशन में उसका रेशियो क्या है? दूसरी बात, ये मेल में ज्यादा कॉमन होता है कि फीमेल में ज्यादा कॉमन होता है? और जो जन्मजात ब्लाइंडनेस है वो एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस से कैसे डिफरेंट होती है? और जन्मजात ब्लाइंडनेस को क्या पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है क्या?
बताइए प्लीज। जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो मुझे लगता है डॉक्टर वशिष्ठ अगर आप इसका जवाब दे तो। जन्मजात ब्लाइंडनेस हमारे देश में डेफिनेटली बच्चे हैं उसमें होती है। कंजेनाइटल कॉजेज़ जो जन्म से ही अंधापन है, कई बार तो आंख बनती ही नहीं है, ऐसे भी केसेस हो सकते हैं, वो हैं। बाकी डॉक्टर अनु ने बताया था आरओपी, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, जो बच्चे प्री टर्म पैदा होते हैं, जन्म से पहले, मतलब उनका जन्म में जो प्रॉपर टाइम से पहले अगर बर्थ होता है तो उसमें रेटिना में रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी डिजीज़ है, और अगर उसका समय पर इलाज ना करें तो उससे अंधापन हो सकता है। जहाँ तक नंबर का अगर हम सवाल करें कि कितना नंबर है, जो अंधापन है ये मेनली एडल्ट्स की समस्या है, बच्चों में प्रेवलेंस बहुत कम है। इनफैक्ट अगर मैं एग्जैक्टली डिफाइन करूं, इट इज़ 0.04 पर 1000 विच इज़ अ वेरी वेरी लो नंबर एक्चुअली। और इसमें से जैसे कितने लोगों को हम अंधापन से बचा सकते हैं, डॉक्टर सुमित ने बताया कि बड़े लोगों में लगभग 90% अंधापन अवॉइडेबल होता है, पर जो जन्म से अंधापन है, जो बच्चों में अंधापन है, वो तकरीबन 50% है जो कि अवॉइडेबल होता है। उन्होंने मेल और फीमेल का भी जिक्र किया। मेल और फीमेल का ऐसा कुछ ज़्यादा अभी इसमें इतनी स्टडीज़ में नहीं, एग्जैक्टली डिफरेंस नहीं है इसमें, दोनों में लगभग बराबर सा ही है। और जैसे बच्चों में अंधापन की, बाकी डॉक्टर अनु ने पहले बताया था कि अगर बच्चों में शुरू से ही सफ़ेद मोतियाबिंद हो सकता है, ग्लूकोमा भी बच्चों में हो सकता है, ये भी अंधापन के बच्चों में कारण हो सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए। तो क्वेश्चन वो लिया था, थोड़ा उसका आंसर कंप्लीट कर दीजिएगा। उसका दूसरा आपका क्या करना क्या है अगर कुछ ऐसा हो जाता है, अगर आंख में चोट शीशा चला जाता है, घरेलू चीजें देखने को मिलती हैं इस तरह से कि घरों में हो गया है इस तरह की प्रॉब्लम। जी, तो अगर सबसे पहले अगर आंख में कोई किसी भी तरीके से चोट लगी, चाहे वो में केमिकल इंजरी है या शार्प ऑब्जेक्ट से इंजरी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पैनिक नहीं होना है। अगर आंख में कुछ केमिकल गया, कुछ ऐसा आपको लगा कि आंख में कुछ चला गया है, हार्मफुल फिनाइल या कुछ भी, तो डरे नहीं, आंखों को अच्छे से धोएं, बहुत अच्छे से कम 1 से 2 लीटर पानी, साफ पानी से, ठंडे पानी से आंखों को धोएं। उसके बाद अगर आपके पास कोई लुब्रिकेंट आई ड्रॉप है, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप जो जनरल कई बार हमारे घर पे भी रखी होती है और इजीली ओवर द काउंटर अवेलेबल है, तो वो डालें। और उसके बाद तुरंत जो है अपने नज़दीकी जो है आंखों का जो हॉस्पिटल है उधर जाएं। और कई बार क्या पेशेंट क्या करते हैं कि माँ बाप डर जाते हैं और उसके आंखों में जो है कुछ कोशिश करते हैं कि अगर कुछ टुकड़ा है तो खुद निकालने की कोशिश करते हैं। खुद ही सब लोग जो हैं, रिश्तेदार भी डॉक्टर बन जाते हैं कि ये डाल दो, गुलाब जल डाल दो, इस टुकड़े को इस तरीके से निकाल दो, और खुद ही ऑपरेशन करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि आपकी कुछ ऐसी इंटरवेंशन से जो है आंखों में और नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप निकालने की कोशिश करेंगे कुछ, तो आंखों में कॉर्निया या जिसमें भी वो चीज़ फंसी है वो और उसको डैमेज करेगी। तो यही है कि पैनिक ना करें, केमिकल इंजरी हुई है तो पानी से आंखों को अच्छे से धोएं। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स है तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डालें। उसके बाद अब तुरंत अपने नज़दीकी जो है नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और आंख का परीक्षण करवाएं। बिल्कुल डॉक्टर अनु, जहां बात हो रही है कि क्या क्या कारण हैं और कैसे इलाज है, तो वहां पर अगर इलाज की बात करें तो टेक्नोलॉजी की जिक्र करना बहुत ज़रूरी बनता है। तो यही जानना चाहेंगे कि किस तरह की टेक्नोलॉजी, जो क्या क्या एडवांसमेंट आ रहे हैं इसकी ट्रीटमेंट को लेके आई की, उसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, जैसे कि हम कारणों की बात कर रहे थे, तो जो भी कारण है ब्लाइंडनेस के, उनमें आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। अगर हम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की बात करें, जिसमें आंख की पुतली सफ़ेद हो जाती है, तो पहले क्या होता था, पूरी पुतली को बदल के उसका नई पुतली का प्रत्यारोपण किया जाता था, जो कि डोनेटेड कॉर्निया होता था। अब उसमें लैमेलर सर्जरीज आ गई हैं कि आप बस एक परत को चेंज कर सकते हैं अगर एक परत खराब है, पूरी पुतली खराब नहीं है। तो कैटरैक्ट या सफेद मोतियाबिंद की बात करें तो जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बिना टाके के एक छोटे से सूक्ष्म इंसिजन से ऑपरेशन कर दिया जाता है, और छोटे से छोटे बच्चों में भी आधुनिक लेंसेज लगा दिए जाते हैं जो कि न केवल दूर की लेकिन नजदीक की नजर भी देते हैं। बाकी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी जैसे है तो काफी सारे इंजेक्शंस हैं जो डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी दिए जाते हैं, जो कि पर्दे की सूजन को बहुत अच्छे से कम कर देते हैं। जनरली वो हर महीने 2-3 बार दिए जाते हैं और काफी सूजन कम हो जाती है। तो हर फील्ड में आई की, चाहे किसी भी लेयर की बीमारी क्यों ना हो जो ब्लाइंडनेस कराती है, उसका समय रहते इलाज किया जाए तो आधुनिक टेक्नोलॉजी से उसको काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। राइट। डॉक्टर परवीन, आपसे सवाल लेना चाहूंगा, वक्त की जरा सी कमी है, जल्दी जल्दी आपसे कुछ सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे आज स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा सभी का है, बड़ों का भी, बच्चों का भी, तो कितने दिन में कितनी वक्फे के बाद आई टेस्ट करना ज़रूरी बन जाता है?
और एज क्या है बड़ों की, खासतौर से इसमें डाल दीजिए। नॉर्मली हम ये रिकमेंड करते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद तो हर व्यक्ति को, चाहे उसको बीमारी है कि नहीं है, उसको साल में एक बार अपनी आँखों की जाँच करानी चाहिए। ओके। अगर किसी ने पहले से चश्मा पहना हुआ है तो 6-6 महीने में, अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो शुरू वाली स्टेज में साल में, बाद में डॉक्टर के हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। 6 महीने में बुलाते हैं, बाद में 3 महीने में बुलाना पड़ सकता है। मतलब ये कराएं, ये ज़रूरी है यहाँ पर। आँखों की जांच करानी चाहिए। इनफैक्ट छोटे बच्चों को भी, मैं तो कहूँगा कि जब बच्चे प्री स्कूल एज में भी बच्चों की जांच, हर बच्चे की आँख की जांच शुरू में होनी चाहिए। बच्चों में मायोपिया एक तरह का रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें बच्चों को दूर का ठीक से दिखाई नहीं देता है। ऐसे बच्चों को तो हर स्कूल में, बल्कि भारत सरकार का ये प्रोग्राम है कि बच्चों की स्कूल में जो 6 से 9वीं क्लास के बच्चे हैं उनको बच्चों कराना ही चाहिए। सबकी आंखों की जांच की जरूरत है, चाहे बड़े हैं चाहे बच्चे हैं, सभी को दिखाना है, चश्मा मिले। बेहतर यही है। एक कॉल ले लेते हैं सर। हेलो 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 जी, खैर मकदम है प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आपका, अपने सवाल पूछिए। मेरी माता है, हेलो, उनका दोनों आंखों का ऑपरेशन हो चुका है। हेलो जी, हम सही से आपको सुन नहीं पा रहे। मेरी माता की दोनों आंखों का ऑपरेशन हो चुका है। अच्छा अच्छा जी, तो कभी कभी उनको दिखता नहीं है। ओके ओके, तो घबराहट होती है उनको। अच्छा अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और ऑपरेशन कहाँ कराया आपने? मैं इंदौर में कराया था। अच्छा अच्छा, डॉक्टर हरेडिया। ओके, डॉक्टर अनुजून, किस तरह से आप इस सलाह देना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किस चीज का ऑपरेशन हुआ है। अगर तो सफेद मोती का ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद मोतियाबिंद का कैटरेक्ट, तो अगर ये कह रहे हैं सफेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद नजर अच्छी आई थी पहले और अब कम दिखना बंद हो गया है, तो कई बार लेंस के पीछे एक पतली सी झिल्ली आ जाती है तो उससे नजर कमजोर हो जाती है और उसका बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा इलाज है, मशीन पे ही बैठ के लेजर की प्रक्रिया से उसको ओपनिंग बना देते हैं, एक छेद कर देते हैं जो झिल्ली आती है। लेकिन हो सकता है क्या पता इनकी माताजी का काले मोती का ऑपरेशन हुआ हो। ऐसे केसेस में अगर ऑपरेशन के बाद नजर नहीं आई है, ये जानना जरूरी है। काले मोती में क्या होता है, ऑपरेशन के बाद नजर बढ़ती नहीं है, 1% भी नहीं बढ़ती, क्योंकि एक इरिवर्सिबल बीमारी है। ऑपरेशन किया जाता है बची हुई नजर को बचाने के लिए, ताकि कल को और खराब ना हो जाए। तो किस चीज का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने क्या सलाह दी है, कोई दवाइयां तो नहीं बताई हैं उसके बाद डालने के लिए, तो वो सारा उनको रेगुलर दिखाते रहना पड़ेगा। जरूरत है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए और टच में रहना चाहिए डॉक्टर। जी बिल्कुल। उम्मीद है जो बातें बताई हैं यहाँ पर डॉक्टर ने आपको, आपके लिए बहुत ही कारगर बातें हैं, इन पर पूरा अमल कीजिए और बेहतर सेहत हो, इसकी हम आप नेक ख्वाहिशात हैं हमारी। अनु जी, बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका है प्रोग्राम, बस छोटा सा ये बताइए कि लो विजन से बचने के लिए क्या कर सकता है आम आदमी, बहुत शॉर्ट में बताइएगा प्लीज। देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, लो विजन जो है एक बहुत ही अवॉइडेबल कंडीशन है जी। तो क्या किया जा सकता है कि कोई भी दिक्कत हो या दिक्कत ना भी हो तो चेकअप जरूर कराएं, ताकि कोई भी कारण है जिसकी वजह से विजन कम हो रही है वो पता चल पाए और उसका इलाज हो पाए। तो चेकअप, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जी, इसी से आप लो विजन या फिर ब्लाइंडनेस से बच सकते हैं। इन सारी चीजों से तभी बच सकते हैं जो बातें हमारे माहिरीन ने आपको बताई हैं, उन पर अमल कीजिए। और जैसा कि ये बताया कि डॉक्टर के टच में रहिए, और टच में रहने का मतलब ये नहीं कि एक बार इलाज करा लिया और इलाज करा के आप घर पर बैठ जाएं। जब आपको डॉक्टर बुलाता है फौरन जाइए, अपना पूरा इलाज कराइए, तभी लो विजन से बच सकते हैं और ब्लाइंडनेस से बच सकते हैं, या आंखों के दूसरे अमराज से अपनी हिफाजत कर सकते हैं। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका है। यहाँ पर जितनी बातें हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने आपको बताई, ये उम्मीद करते हैं बहुत आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी, आप इन पर अमल करेंगे। और अब हम लास्ट में यहाँ गुजारिश करेंगे अपने माहिरीन से कि आप अपना छोटा छोटा पैगाम दीजिए प्रोग्राम देखने वालों को। अपनी आँखों का ख्याल रखें, आँखें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और सब जितना हो सके अपनी आँखों का रेगुलरली, जैसे हमने बताया, साल में एक बार अपनी आँखों का चेकअप जरूर कराएं। डॉक्टर अनुजून, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि कभी भी अगर नजर कमजोर हो तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, हॉस्पिटल जरूर जाइए, चेकअप जरूर कराइए एंड मोस्टली आपकी नजर वापस से ठीक हो सकती है। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो चीजें करने की जरूरत है जो एक एक्सपर्ट बताता है। यहाँ पर हमारे एक और एक्सपर्ट बैठे हैं, डॉक्टर ग्रोवर। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप भी अपना पैगाम दीजिए।
जी, मेरा पैगाम ये है कि आंखें बहुत खूबसूरत अंग हैं पूरे शरीर का। अपने पूरे स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आंखों का ध्यान रखिए। और एक पैगाम ये है कि सेल्फ मेडिकेशन से बचिए। आंखें बहुत कोमल अंग हैं, कभी भी आंख में कोई दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो तो जो है एक्सपर्ट के पास जाइए, प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव जांच कराइए, ना केवल चश्मे के नंबर की, और अपनी आंखों को हमेशा स्वस्थ रखिए। कितनी अच्छी बातें बताई हैं सभी लोगों ने, सभी तीनों एक्सपर्ट्स ने, और तीनों एक्सपर्ट का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में इतनी कीमती बातें बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आज ब्लाइंडनेस के ऊपर हम सभी के साथ जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और नाजरीन, जैसा कि हम हमेशा आपको कहते हैं कि अगर आपके कोई सवाल या फिर किसी तरह की आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hello.drurdu@gmail.com। और अगर आप हमारा कोई प्रोग्राम देखना चाहते हैं, किसी का कोई रिपीट कोई प्रोग्राम हमारा देखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डीडी उर्दू के साथ जुड़ सकते हैं। और अब वक्त है फरहान जी बताने का कि हमारा अगला मौजू क्या रहेगा। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जी, बताइएगा। तो हमारा अगला मौजू है वुमेन्स हेल्थ। ख्वातीन जो होती है ना, वो अपने पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं, अपने बच्चों का, अपने बड़ों का, सबका ख्याल रखती हैं, पर कहीं ना कहीं अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। वो ये भूल जाती है कि अगर वो ठीक रहेंगी तभी वो सबकी देखभाल कर पाएंगी। तो अगला हमारा जो मौजू है वो उन्हीं को ही डेडिकेटेड है, वुमेन हेल्थ। तो देखना मत भूलिएगा डीडी उर्दू पर हेलो डॉक्टर। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का, और इसी के साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आदाब। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। आदाब। और छोड़े जा रहे हैं टिप्स के साथ। जो हमारे टिप्स हैं बहुत ही वो कीमती हैं, हाँ। क्योंकि उनसे हमारे जो हाँ, प्रोग्राम देखने वाले हैं बहुत कुछ सीखते हैं। तो उन टिप्स को जरूर देखिएगा और फॉलो कीजिएगा। आदाब। ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखें ताकि आंखें महफूज रहें। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आंखों की सेहत के लिए जरूरी है। आंखों में जलन, धुंध या खारिश हो तो फौरी डॉक्टर से रुजू करें। साल में कम से कम एक बार माहिर चश्म से आंखों का मुआयना करवाएं। मोबाइल और स्क्रीन इस्तेमाल के दौरान हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड का वक्फा लें। आंखों की सेहत के लिए रोजाना विटामिन से भरपूर ग़िज़ा लें। धूप में बाहर निकलते वक्त मेयारी धूप का चश्मा जरूर पहनें। तीनों कॉलेज में